अस्सलाम वालेकुम। हमने कल जो देखा था उसका एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। हमने फॉरेन करेंसी देखा, हमने कहा करेंसी तीन किस्म की होती है, फंक्शनल करेंसी, प्रेजेंटेशन करेंसी, फॉरेन करेंसी। फिर हमने कहा फंक्शनल करेंसी क्या होती है, प्रेजेंटेशन करेंसी क्या होती है, फॉरेन करेंसी क्या होती है। फिर उसमें हमने देखा मॉनेटरी आइटम्स कौन से होते हैं, नॉन मॉनेटरी आइटम्स कौन से होते हैं। हमने कहा मॉनेटरी सिर्फ रिसीवेबल, कैश और पेएबल होते हैं, और नॉन मॉनेटरी आइटम इन तीनों के अलावा जो कुछ भी बैलेंस शीट में आता है उसे हम नॉन मॉनेटरी आइटम्स कह देते हैं। फिर हमने कल दो कंपनीज की एग्जांपल्स ली थी, जिसमें हमने देखा था कि ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम किन रेट्स पर जो है उन्हें ट्रांसलेट करेंगे। कन्वर्ट हमने कहा कि हम नॉर्मल वर्ड्स में यूज करते हैं, हम यूज करेंगे वर्ड जो कि प्योर स्टैंडर्ड वर्ड होगा, ट्रांसलेट का वर्ड। ठीक है। हमने कहा कि $1 की ट्रांसलेशन रेट जो था 160 था ट्रांजैक्शन रेट पे। हमने कहा ट्रांजैक्शन रेट पे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम्स दोनों ही ट्रांसलेट होंगे, मगर हमने कहा जो रिपोर्टेड पीरियड है और क्वार्टरली पीरियड है इसमें से मॉनेटरी आइटम्स ही ट्रांसलेट होंगे, और सेटलमेंट डेट पर भी सिर्फ मॉनेटरी आइटम ही ट्रांसलेट होंगे। उनका एक्सचेंज डिफरेंस जो होगा वो गेन या लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। फिर उसके बाद हमने जो है कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग है या वीक है। हमने ये देखा था कि हमने डेफिनेशन किसकी लिखी थी, हमने उसमें डेफिनेशन में हमने ये लिखा था कि अगर मेरी करेंसी में अमाउंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू फॉरेन करेंसी तो मेरी करेंसी वीक करेंसी है, और अगर मेरी इसका वाइस वर्सा हमने किया था कि अगर मेरी करेंसी में अमाउंट कम है एज कम्पेयर टू फॉरेन करेंसी तो मेरी करेंसी स्ट्रॉन्ग है। हमने उसको देसी तरीके से भी एग्जांपल दी थी, हमने कहा एक पाकिस्तानी दो अमेरिकन के बराबर है, यानी कि पाकिस्तानी करेंसी स्ट्रॉन्ग है। अगर एक अमेरिकन 160 पाकिस्तानियों के बराबर है तो मेरी करेंसी वीक है। फिर उसके बाद हमने जो है एक क्वेश्चन की तरफ हम गए थे, क्वेश्चन नंबर 2। ये तकरीबन हमने देखा था, हमने कहा था कि एक पाकिस्तानी कंपनी है, इसको बल्कि हम शुरू से कर लेते हैं ना। अब पाकिस्तानी कंपनी विद रुपीज एज फंक्शनल करेंसी है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑफ 31 December. It buys goods from Australian supplier with a Australian dollar as its functional currency on 1st December 2016. Invoiced in Australian dollar 10,000. The Australian supplier is eventually paid in March 2017. Exchange rate over the period were as follows. अब इसमें क्या बात की, अब इसमें हमने सबसे पहले देखेंगे हमारी करेंसी, हमारी फंक्शनल करेंसी कौन सी, इसमें सवाल में बता दिया रुपीज है। ऑस्ट्रेलियन सप्लायर था, उसकी फंक्शनल करेंसी इसने बता दी वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर थी। हमारे लिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर क्या है, प्रेजेंटेशन करेंसी है, फंक्शनल करेंसी है या फॉरेन करेंसी है। तो हमने कहा कि हमारे लिए इज पर द डेफिनेशन ऑफ आइजा 221 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हमारे लिए फॉरेन करेंसी हुई। इसने अब रिक्वायरमेंट में क्या मांगा, इसने कहा एंट्रीज करो ट्रांजैक्शन पीरियड की, रिपोर्टिंग पीरियड की और सेटलमेंट डेट की। ठीक है, हमने कहा ओके हो जाएगा। इसने एक्सचेंज रेट भी दे दिए। एक्सचेंज रेट इसमें क्या दिया इसने, 1 दिसंबर जब हमने जो है ट्रांजैक्शन की थी एक ऑस्ट्रेलियन जो है 75 पाकिस्तानी के बराबर था। इससे क्या हमें पता लगा, हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जल्दी जल्दी बताओ, हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग है या वीक है। हमारी करेंसी वीक है। क्यों, क्योंकि हमारी करेंसी में अमाउंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू फॉरेन करेंसी। फिर 1 दिसंबर 2016 को ईयर एंड पर रिपोर्टिंग पीरियड पर रेट चेंज हुआ, $80 है, इसका एक्सचेंज डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। फिर ये 31 मार्च 2016 है, 16 नहीं 17 है, ये 17 है। ठीक है, तो लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ लिखा था ये 17 है। इस वक्त फिर से रेट चेंज हुआ। अब हम जो है इसमें सॉल्व करते हैं, इसको कॉपी कर लेना। ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन डेट कौन सी है मेरी, सवाल ट्रांजैक्शन मैंने कहा कि 1 दिसंबर 2016 को इनवाइस आई मेरे पास, मेरी ट्रांजैक्शन हो गई। मेरी ट्रांजैक्शन डेट क्या है, 1 दिसंबर 2016। रिपोर्टेड पीरियड क्या होगा मेरा, 31 दिसंबर 2016। और सेटलमेंट डेट मेरी क्या होगी, 1 मार्च है, 31 मार्च है, 31 मार्च है, 31 मार्च 2017।
अब 1 दिसंबर को हमने जो है ट्रांजैक्शन की 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। उस टाइम रेट क्या चल रहा था, एक ऑस्ट्रेलियन जो था वो 75 पाकिस्तानियों के बराबर था। DKR जो थे 75, वो एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बराबर था। यहाँ पे रेट क्या आया, यहाँ कहता है कि एक 80 PKR एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बराबर थे। और यहाँ क्या हो गया था, यहाँ PKR 81 हो गया था, इक्वल था एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर के। ये हमने लिख लिया रेट्स। अब 10,000 डॉलर्स थे, ठीक है, 10,000 डॉलर्स थे। अब हम एंट्री क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने जो सप्लायर से गुड्स बाय किए, परचेज किए, तो हम अपने पेबल्स हमारा बना होगा, ठीक है, हम पे को तो कर नहीं रहे, तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, हम इन्वेंट्री लिखेंगे। और दिसंबर को हम लिखेंगे जी इन्वेंट्री डेबिट हुई, और क्या पेबल क्रेडिट हुआ हमारा। अगर हमने कोई चीज़ कैश किया होता, कुछ एडवांस पेमेंट की थी, तो हम बैंक की एडवांस पेमेंट भी करते। सवाल उठा कितने से हम जो है इन्वेंट्री अपनी बढ़ाएंगे। हमने कहा 10,000 तो जी अमाउंट थी ना, उसको हम अपने करंट रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते था 75 रुपीज। तो ये आगे कितना है 75,000, इसके जो 75,000 जो है वो आ गए। कितने ये 7,50,000, 7,50,000 जो थी, हमने कहा ये हमारी अमाउंट है। ये एंट्री हमने की कब, ट्रांजैक्शन डेट पर, ये हमारी ट्रांजैक्शन डेट है। ईयर एंड हो गया, रिपोर्टिंग डेट आ गई, ना कोई अमाउंट हमने पे की ना कुछ। अब हमारा जो है रेट चेंज हुआ, रेट चेंज हुआ तो हम क्या करेंगे, हम जो है रेट चेंज करके एंट्री करेंगे। हम इन्वेंट्री को चेंज करेंगे, जल्दी से क्विकली मुझे बताओ, इन्वेंट्री को चेंज करेंगे, अगर करेंगे तो क्यों करेंगे, क्यों नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, और पेबल को करेंगे, करेंगे तो क्यों करेंगे, नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, क्विकली बताओ। बिल्कुल सही, इन्वेंट्री को हम चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी आइटम्स है। हमने पढ़ा था ट्रांजैक्शन डेट पे हम दोनों को ट्रांसलेट करते हैं, हमने दोनों को ट्रांसलेट किया। ये नॉन मॉनेटरी आइटम्स है, ये नॉन मॉनेटरी आइटम्स है, ठीक है, और ये मॉनेटरी आइटम्स है। इसको भी ट्रांसलेट किया, इसको भी ट्रांसलेट किया, मगर रिपोर्टिंग पीरियड पे हम इन्वेंट्री को ट्रांसलेट नहीं करेंगे, रीट्रांसलेट हम सिर्फ किसको करेंगे, रीट्रांसलेट हम सिर्फ पेएबल्स को करेंगे। कितने से करेंगे पेएबल बढ़ेगा या कम होगा, पहले चीज तो ये देखो, 75 से 80 पे गई, यानी पेएबल हमारा बढ़ा है। तो पेएबल को तो हम देंगे क्रेडिट। कितने से क्रेडिट हम देंगे, हम देंगे जी 10,000 थे, उसको हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमने कहा जी 80 में से माइनस किया 75, 5,000 का 50,000 से जो है वो इंक्रीज हुई। 50,000 से ये जो इंक्रीज हुई, इसको मैंने कहा कि ये जो है 50,000 का हमें नुकसान हो गया। हमें नुकसान किया, हमें पैसे ज्यादा देने पड़े तो हमारा तो नुकसान हुआ। हम 50,000 का क्या लिखेंगे, लॉस लिखेंगे, गेन लिखेंगे, लॉस लिखेंगे। और लॉस कौन सा लॉस लिखेंगे, हम एक्सचेंज लॉस लिखेंगे। कितने से एक्सचेंज लॉस लिखेंगे हम, 50,000 से। ये तो ये ट्रांजेक्शन डेट की और ये होगी रिपोर्टिंग डेट की। अब सेटलमेंट डेट, सेटलमेंट डेट कब थी, सेटलमेंट डेट थी 31 मार्च को, जिस डेट पे हम जो है पेमेंट कर रहे थे। इस डेट पे हमने जो है पेमेंट कर दी, पेएबल हमारा खत्म होगा।
बैंक को हम क्रेडिट देंगे सूदी इदारे को। पेबल हमारा कितना पड़ा, 50 का ये है, 75 का ये है, तो ये 8 लाख का हमारा पेएबल है। कितने का, 8 लाख का हमारा पेएबल है। क्या हम 8 ही लाख से बैंक को क्रेडिट देंगे? मैंने कहा जी नहीं। $10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर थे उस वक्त, 81 का रेट था, तो हम 8,10,000 से बैंक को क्रेडिट देंगे। हमने कहा कि 10,000 का जो डिफरेंस आ रहा है ये कहाँ जाएगा, ये हमने कहा ये हमें दोबारा एक्सचेंज लॉस हो गया। दोबारा एक्सचेंज लॉस हुआ तो हमने यहाँ रिकॉर्ड के लिए 10,000 से हमारा ये एक्सचेंज लॉस हो गया। इसे एक और दफा देख लें, इसकी चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये ले, इसको थोड़ा और जूम आउट कर देता हूँ, ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं। क्या कहते हैं क्वेश्चन ने, कहा था पाकिस्तानी रुपीस कंपनी थी, ठीक है, उस ईयर एंड उसका 31 दिसंबर था। उसने जो है 2016 के ईयर एंड लास्ट मंथ में जो ट्रांजेक्शन की ऑस्ट्रेलियन सप्लायर के साथ $10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, और मार्च 17 का उसने उसको पेमेंट कर दी। एक्सचेंज रेट दिए थे, ट्रांजेक्शन डेट हमने कहा जब दिन उसने की 1 दिसंबर ट्रांजेक्शन डेट थी, ईयर एंड आ गया, वो रिपोर्टिंग पीरियड आ गया, और 31 मार्च 2017 की सेटलमेंट डेट थी। तीनों के हमने रेट्स देखे, हमने जो है डायग्राम बनाई, डायग्राम को हमने डेट वाइज जो है हमने उसकी एंट्री कर दी। पहले में हमने कहा नॉन मॉनिटरी आइटम्स है और मॉनिटरी आइटम दोनों को ट्रांजेक्शन में ट्रांसलेट करेंगे, हमने ट्रांसलेट कर दिया। फिर हमने कहा कि नॉन मॉनिटरी आइटम्स को रिट्रांसलेट नहीं करते, तो हमने नॉन मॉनिटरी आइटम्स यानी इन्वेंट्री को हमने रिपोर्टेड पीरियड पर रिट्रांसलेट नहीं किया, हमने सिर्फ मॉनिटरी आइटम्स यानी पेबल्स को रिट्रांसलेट किया। और सेटलमेंट डेट पर भी हमने सिर्फ पेबल्स को रिट्रांसलेट किया, और डिफरेंस जो था उनका जो था वो प्रॉफिट एंड लॉस पे हमने भेज दिया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलें अब हम आ जाते हैं एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 5 है, which of the following statements are correct? An entity can have only one presentation currency. Functional currency is the currency of primary economic environment is which entity operates. Any currency other than functional currency of the entity is foreign currency. कौन सी ठीक है, ए बी सी या डी? क्विकली आंसर करें, 5 सेकंड का सवाल है ये, क्विकली। इसका आंसर है सी। सी इसका आंसर क्यों है? इसका आंसर है सी। सी इसलिए इसका करेक्ट आंसर है। कहता है फंक्शनल करेंसी क्या होती है? वो करेंसी होती है जो एनवायरनमेंट में मोस्टली यूज होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जिसमें करते हैं वो हमारी फंक्शनल करेंसी होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी पाकिस्तान में यूजुअली कौन सी करेंसी चलती है? पीकेआर, पाकिस्तानी रुपीज। तो मैंने कहा पाकिस्तान की फंक्शनल करेंसी पाकिस्तानी रुपीज हुई। तो हमने कहा ये डेफिनेशन जो है IAS 21 के तहत है, तो ये ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। फिर हमने कहा कि स्टेटमेंट नंबर 3 पढ़ते हैं। लिखा है एनी करेंसी अदर देन फंक्शनल करेंसी ऑफ एंटिटी इज फॉरेन करेंसी। हर वो करेंसी जो फंक्शनल करेंसी नहीं है वो फॉरेन करेंसी होती है। हमने कहा ये भी ठीक है। पहली बार लिखिए एन एंटिटी कैन हैव ओनली वन प्रेजेंटेशन करेंसी। नहीं, प्रेजेंटेशन करेंसी फंक्शनल करेंसी भी हो सकती है, फॉरेन करेंसी भी हो सकती है। वो अपने अकाउंट्स को फॉरेन करेंसी के तहत भी प्रेजेंट कर सकती है और फंक्शनल करेंसी के तहत भी प्रेजेंट कर सकती है, और लाजमी नहीं कि एक ही जो किस्म की जो है वो करेंसी को यूज करे प्रेजेंट करने में। इसलिए हमने कहा कि स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट ठीक है। इसलिए हमने कहा सेकंड एंड थर्ड ठीक है। चार्ली, सी फॉर चार्ली। Which of the following is not a primary indicator for determining functional currency of entity? सबसे पहली चीज, इंग्लिश नहीं समझ आती उसको उर्दू में ट्रांसलेट करें, इजी हो जाएगा समझने में। क्या कहते हैं? Which of the following is not a primary indicator for determining functional currency of entity? कौन से प्राइमरी इंडिकेटर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं फंक्शनल करेंसी की एंटिटी की? The currency that mainly influence sale prices for a good and services
The currency of a country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales prices of its goods and services. The currency in which funds from financing activities, raising loans and issuing equity and generated. The currency that mainly influences labor, material and other goods. इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है? IS 21 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस ये एक चीज रहेगी, हमने इसके एमसीक्यूज भी देख लिए, हमने इसके क्वेश्चंस भी देख लिए। तो अब IS 21 में जो है क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है वो मोस्टली कर लें, एमसीक्यूज कर लें, तो इनफ है, इसमें इससे ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा स्टैंडर्ड था वो कंप्लीट हो गया। एक चीज रहेगी वो हम देख लेते हैं, प्राइमरी फैक्टर क्या आता है। कहते हैं प्राइमरी फैक्टर व्हेन डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट फंक्शनल करेंसी मैनेजमेंट शुड गिव प्रायोरिटी। कहते हैं फंक्शनल करेंसी को डिटरमाइन करने के लिए मैनेजमेंट कुछ प्रायोरिटीज रखती है, ठीक है। प्रायोरिटीज वो कौन सी प्रायोरिटीज है? पहले करंटली इन्फ्लुएंस सेल्स प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, करेंसी ऑफ कंट्री हुज कॉम्पिटिटिव फोर्सेस एंड रेगुलेशन डिटरमाइन सेल प्राइस। करेंसी इन्फ्लुएंस सेल्स की, ठीक है, यानी कि जो हम सेल्स करते हैं उसके जो हम करेंसी शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन करेंसी की बात कर रहे हैं। तो कहता है जो हमारे कंट्री में ही जो हमारे जो है कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो जिस करेंसी में शो करते हैं, तो कहता है ऐसी करेंसी मेनली इनपुट कॉस्ट यानी लेबर, मटेरियल और अदर कॉस्ट। तो हमने भी जो एमसीक्यूज देखा था, एमसीक्यूज नंबर 6 जो कि इम्पोर्टेंट है, उसमें भी ये तीनों बातें थी। चौथी बात थी कि इक्विटी और लोन रेजिस, हमने कहा उसका आंसर चार्ली था। क्यों? हमने कहा वो इन तीनों में नहीं आता। उसके बाद हमने सेकेंडरी फैक्टर देखा। सेकेंडरी फैक्टर क्या होता है? कहता है द प्राइमरी इंडिकेटर्स मे बी डिटरमिनेटिव, however the following two indicators serve as supporting evidence. Currency in which funds received from financing activities are generated, from operating activities are retained. अब कहते हैं सेकेंडरी फैक्टर, जो प्राइमरी फैक्टर होते हैं जिन्हें डिटरमाइन कर लेते हैं हम यानी फंक्शनल करेंसी, उसके बावजूद कहते हैं दो और इंडिकेटर होते हैं जो सपोर्टिंग एविडेंस देते हैं। वो इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? वो फंड्स वगैरह इक्विटी को रेज करते हैं, जैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यानी लोन वगैरह से कोई हमें जनरेट किए जा रहे हो, या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सेल्स वगैरह करके रिटेन अर्निंग बनती है हमारी ईआरएस पे, तो कहते हैं वो सेकेंडरी फैक्टर होते हैं। तो ये दो चीजें रह गई थी, ठीक है, डिफाइन करना। बाकी IS 21 ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट डिफाइन हो चुकी है, हर चीज को डिफाइन हो चुका है। एक बार जो है हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि IS 21 में है क्या। IS 21 में हमने जो है अब तक जो पढ़ा, हमने पढ़ा कि जी IS 21 में तीन किस्म की करेंसीज होती है, फंक्शनल करेंसी, प्रेजेंटेशन करेंसी और फॉरेन करेंसी। फंक्शनल करेंसी हमने पढ़ी वो करेंसी जो हमारे एनवायरनमेंट में मोस्टली यूज होती हो, जैसे ये पाकिस्तान में मोस्टली जो है पाकिस्तानी रुपीज यूज होते हैं, तो पाकिस्तान की फंक्शनल करेंसी पाकिस्तानी रुपीज है। फिर उसके बाद हमने बात की कि प्रेजेंटेशन करेंसी कौन सी करेंसी होती है। हमने कहा प्रेजेंटेशन करेंसी फंक्शनल करेंसी भी हो सकती है, फॉरेन करेंसी भी हो सकती है, और ये एक और एक से ज्यादा भी हो सकती है। क्यों? प्रेजेंटेशन करेंसी हम मोस्टली उस पर लिखते हैं जहाँ पे हम अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ज्यादातर यूज कर रहे हैं जिस करेंसी में। फिर हमने आगे बढ़े और शदीद बड़े आगे बढ़ते हुए हमने ये देखा कि फॉरेन करेंसी क्या होती है। हमने कहा फॉरेन करेंसी वो होती है जो फंक्शनल करेंसी ना हो, उसे फॉरेन करेंसी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा दो किस्म की आइटम्स होते हैं, मॉनेटरी आइटम्स, नॉन मॉनेटरी आइटम्स। मॉनेटरी आइटम्स में हमने पढ़ा कि हर किस्म का रिसीवेबल, हर किस्म का पेएबल, हर किस्म का कैश आता है। इन तीनों को हमने कहा कि ट्रांजेक्शन डेट पे, रिपोर्टिंग पीरियड पे और सेटलमेंट डेट पे हम ट्रांसलेट करेंगे। नॉन मॉनेटरी आइटम्स हमने कहा कि जो मॉनेटरी आइटम्स नहीं होते वो सारे जो है नॉन मॉनेटरी आइटम्स होते हैं, और हमने कहा उन्हें हम रिपोर्टिंग पीरियड और सेटलमेंट डेट पे ट्रांसलेट नहीं करेंगे, सिर्फ हम ट्रांजेक्शन डेट पे उन्हें ट्रांसलेट करेंगे। फिर उसके बाद हमने देखा, हमने दो तीन एग्जांपल्स लिए, और एग्जांपल्स लेने के बाद हमने जो स्ट्रॉन्ग और वीक करेंसी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। हमने उसमें डिस्कस किया कि अगर हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग है तो मतलब कि हमारी करेंसी में अमाउंट कम आएगी एज कम्पेयर टू द फॉरेन करेंसी, और हमने बात की कि अगर हमारी करेंसी वीक है तो हमारी करेंसी में अमाउंट ज्यादा आएगी एज कम्पेयर टू द फॉरेन करेंसी। फिर उसके बाद हमने एक दो क्वेश्चन देखे और एमसीक्यूज देखे। उसके देखने के बाद हमने लास्ट जो डिस्कस किया वो हमने फैक्टर डिस्कस किए, प्राइमरी फैक्टर और सेकेंडरी फैक्टर। प्राइमरी फैक्टर हमने बात की वो फैक्टर जो करेंसी जो है इनपुट कॉस्ट पे असर करे, हमारे कॉम्पिटिटर्स की सेल्स प्राइस पे असर करे, इन्फ्लुएंस रखती हो, और इन्फ्लुएंस रखती हो हमारी सेल्स पर। ये तीनों जो है फैक्टर जो है प्राइमरी फैक्टर होते हैं। प्राइमरी फैक्टर को देखते हुए मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि हमारी फंक्शनल करेंसी कौन सी करेंसी है।
उसके बाद सेकेंडरी फैक्टर हमने कहा कि प्राइमरी इंडिकेटर्स को डिटरमाइन करने के बाद दो और इंडिकेटर्स होते हैं जो सपोर्टिंग एविडेंस देते हैं। कौन से एविडेंस होते हैं? हमने कहा फाइनेंसिंग ऑफ एक्टिविटीज से कोई चीज जनरेट की है, कोई जो है फंड्स या रिसीव हमें जनरेट हो, या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमारी जो है कोई चीज जनरेट हो जो ट्रेड अर्निंग में जाए, वो हमने कहा सेकेंडरी फैक्टर होते हैं। IAS 21 हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम इंशाल्लाह कल करते हैं।